So first important term is assessment year. What is assessment year? ठीक है, so it means the period starting from 1st April and ending on 31st March of the next year. Why next year? क्योंकि मार्च उसी साल का तो आएगा नहीं, पूरा 12 months का पीरियड है, हर बारी वो 1st अप्रैल से शुरू होगा ईयर के और नेक्स्ट ईयर 31st मार्च को खत्म होगा. सो असेसमेंट ईयर ऑलवेज कंप्राइज 12 months period and it always starts from 1st April. चाहे आपका जो पर्सन है, जो एक्सेसी है, अभी इनकी भी डेफिनेशंस करेंगे, चाहे वो कोई भी ईयर फॉलो करता हो ऑल ड्यूरिंग द हिज बिजनेस और प्रोफेशन और एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन जो इनकम टैक्स है वहां पे असेसमेंट ईयर हमेशा 1st अप्रैल को ही शुरू होगा और 31st मार्च नेक्स्ट ईयर को खत्म होगा. सो फॉर एग्जाम्पल आपका असेसमेंट ईयर अगर 22-23 है तो इट मीन्स वो 22 के 1st अप्रैल से शुरू होगा और 23rd के 31st मार्च तक चलेगा. सो यूजुअली हम लिखते भी ऐसे हैं, ठीक है, 22-23 मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल 22 एंड एंडिंग ऑन 31st मार्च 23. ठीक है, सो दिस इज अबाउट असेसमेंट ईयर. नाउ कम्स प्रीवियस ईयर. So previous year क्या होता है? It is the year in which the income is actually earned. ठीक है? So usually what happens? We earn the income during the year, but उस during the year में income is not taxable. Income क्या होगी? उससे next year में taxable होगी. क्यों? क्योंकि पहले पूरा year complete तो कर लो, right? जब आपका पूरा ईयर कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपने पूरे साल में से 12 लाख कमाए हैं, तभी तो नेक्स्ट ईयर उस पर टैक्स लगेगा. उसी साल में तो टैक्स नहीं लग सकता ना, क्योंकि उस साल में तो आप कमाते रहोगे. तो वो जो साल, जिस साल में आप कमाते रहते हो, उस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर. करंट ईयर की कोई डेफिनेशन नहीं है इनकम टैक्स में, तो इट इज ऑलवेज टर्म्ड एज प्रीवियस ईयर. ठीक है, सो प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच द पर्सन विल अर्न हिज इनकम. ठीक है, बट टैक्सेबल कब होगी? टैक्सेबल जो आपकी इनकम होगी वो होगी नेक्स्ट ईयर. और जो नेक्स्ट ईयर क्या होता है? नेक्स्ट ईयर इज योर असेसमेंट ईयर. ठीक है, सो आपका कैसे होता है? जस्ट अ मिनट. ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर में आप पूरी क्या करते हो? आपकी इनकम आती है. ठीक है, आप पूरी इनकम को क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो. और उसके बाद टैक्स कब करते हो? अपने असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर होता है? जो प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट ईयर होता है और जो शुरू होता है 1st अप्रैल से और एंड होता है 31st मार्च से. ठीक है, ये होता है आपका हमेशा असेसमेंट ईयर. सो आपकी जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है वो होती है आपके असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल. ठीक है, आप टैक्स पे करते हो उस असेसमेंट ईयर में. तो आपने 31st मार्च जो भी आपका ईयर था वहां तक आपने इनकम अर्न करी, उसके बाद आपका असेसमेंट ईयर शुरू हो जाएगा और उसमें आप प्रीवियस ईयर की सारी इनकम का देखोगे कि आपको कितना टैक्स पे करना है, और जितना टैक्स पे करना होगा आप पे कर दोगे गवर्नमेंट को, आईटीआर फिल कर दोगे और सबमिट कर दोगे. ये सारा आपका असेसमेंट ईयर में होता है. ठीक है, सो हर ईयर का हर इनकम का एक प्रीवियस ईयर होता है और एक असेसमेंट ईयर. प्रीवियस ईयर में आप उसको अर्न करते हो, असेसमेंट ईयर में आप उसको असेस करते हो, आप उसकी इनकम कैलकुलेट करते हो, उसकी टैक्स कैलकुलेट करते हो और गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करते हो इन द फॉर्म ऑफ आईटीआर. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इनकम अर्न्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22, ये इसका प्रीवियस ईयर है, इसमें उसने अर्न करी है, वो कब टैक्सेबल होगी? इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर 22-23 at the rates applicable for assessment year 22-23. सो इनकम आपने कब अर्न करी है? प्रीवियस ईयर 21-22 में, बट टैक्स किस ईयर में कर रहे हो? उससे नेक्स्ट ईयर में. वो कौन सा है? 22-23. और रेट्स कौन से हैं? रेट्स हैं आपके असेसमेंट ईयर 22-23 के ही. प्रीवियस ईयर के रेट्स नहीं होते हैं हमेशा. जो आपका फाइनेंस एक्ट होता है वो हमेशा असेसमेंट ईयर के रेट्स बताता है कि जिस ईयर में आप असेस करोगे ना इनकम, उसके क्या रेट्स हैं उस असेसमेंट ईयर के, उन्हीं रेट्स पे आप उसकी टैक्स करोगे और उसी रेट जो टैक्स होगा
उसी साल आप असेसमेंट ईयर में डेट्स होती हैं आपके, मंथ्स लिखे होते हैं कि दिस इज द लास्ट डेट ऑन विच यू हैव टू फाइल योर रिटर्न। सो उससे पहले पहले आपको गवर्नमेंट को फाइल करके पे करने होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, suppose the income earned by an individual during previous year 2021, वो कब taxable होगी? In the immediately following 21-22 assessment year at the rates applicable for the assessment year 21-22. सेम, ठीक है, आपका हमेशा कंसेप्ट सेम रहेगा कि जो भी आपका प्रीवियस ईयर होगा नेक्स्ट वाले में वो चार्जेबल होगा, और रेट्स भी नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के ही एप्लीकेबल होंगे। Anyone having any doubt in this? Ma'am, Yes. previous year is the entire year we are calculating, or again is it like assessment year? Previous year again starts on 1st April and ends on 31st March. Beta, usually it is so, but we'll discuss later in the abhi shayad next few slides में. The previous year can be shorter than 12 months. वो अभी हम बताएंगे, क्योंकि काफी बार क्या होता है, business is started during the year or the employee get his job during the year. अगर वो during the year है तो फिर वो वहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब से शुरू होगा उसके बाद वो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, और उसी ईयर के 1 अप्रैल से उसका असेसमेंट ईयर शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो जो भी आपका हमेशा दिमाग में रखना, जिस ईयर आपने इनकम कमाई है ना, वो आपका प्रीवियस ईयर है, और उसे नेक्स्ट ईयर में जब आप इनकम पे टैक्स पे करोगे ना, वो आपका असेसमेंट ईयर है, ठीक है। अभी एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, एक बार प्रीवियस ईयर के और कंसेप्ट्स देखते हैं। So all assessees are required to follow a financial year. कौन सा financial year? 1 अप्रैल से 31 मार्च as previous year. ठीक है, यूजुअली सबको यही फॉलो करना होता है। आपका प्रीवियस ईयर भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उसके नेक्स्ट फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक असेसमेंट ईयर। So this uniform previous year has to be followed for all sources of income. It means from your salary, from your PGBP, from house property, from capital gains, from other sources of income. All 5 heads of income, the previous year will remain the same. ठीक है? However, it is not possible that one should maintain the books of accounts on the basis of financial year. ये बेसिकली आपका PGBP में आ जाता है, आपका सैलरी में आ जाता है। सपोज जैसे आप अपने लिए कोई बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलो कर रहे हो, उसमें आप चाहे कुछ भी ईयर रखो, इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर नॉट बॉदर्ड, ठीक है। आप चाहे अपने लिए कैसे भी कैलकुलेट करो, हमें तो आप 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च में कितनी इनकम आपने कमाई है ना, उस पे बस टैक्स दे दो, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम द इनकम टैक्स, कि आपको हमें फाइल करने के लिए यही फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आप कितनी भी डायरीज बनाओ, चाहे आप कितने ही अकाउंट्स बनाओ जिसमें आप कुछ भी ईयर रखो, हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बहुत लोग हैं जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का ईयर फॉलो करते हैं, बट उनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए वो 3 महीने हटाओ, जनवरी से मार्च के, अप्रैल से शुरू करो, नेक्स्ट ईयर के 3 महीने इंक्लूड करके हमें बताओ, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम द डिपार्टमेंट। But previous year, in the case of newly set up business or profession or any new source of income, उस केस में आपका जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर है, इट कुड बी लेस देन 12 months. Why? क्योंकि आपने वो ड्यूरिंग द ईयर किया है। अब आपने सपोज कोई बिजनेस सेटअप किया है आपने अक्टूबर में, तो आप मार्च से अक्टूबर तक का क्या दिखाओगे? जीरो। तो आपको दिखाने की जरूरत, सॉरी, अप्रैल से अक्टूबर तक का क्या दिखाओगे? जीरो होगा। तो आप क्या करोगे, अपना फर्स्ट जो प्रीवियस ईयर है वो अक्टूबर से शुरू करोगे और उसको 31 मार्च पे खत्म कर दोगे। तो आपका फर्स्ट जो प्रीवियस ईयर है ना, वो 12 मंथ से कम हो सकता है, बट जो आपके सेकेंड और सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर्स होंगे वो हमेशा 12 मंथ्स के ही होंगे। तो जिस साल बस सेटअप या प्रोफेशन शुरू किया है, या कोई न्यू जॉब मिली है, या कोई भी नई इनकम आई है, तो वो फर्स्ट प्रीवियस ईयर कुड बी लेस देन 12 मंथ्स, बट subsequent previous years will always be of 12 months each. हम सपोज मेरा एग्जांपल ले लो, ठीक है। 2018 में सितंबर में मैंने वेंकटेश्वरा कॉलेज ज्वाइन किया, तो अब मेरे लिए प्रीवियस सितंबर 18 में किया मैंने 2018 में, तो मेरा प्रीवियस ईयर कैसे शुरू होगा? सितंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक, ठीक है। 6 मंथ्स का हुआ मेरा, 12 मंथ्स 12 मंथ से कम का हुआ।
बट उससे नेक्स्ट जो मेरा सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर होगा, जो सेकंड प्रीवियस ईयर होगा, वो तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक चलेगा पूरा, क्योंकि इसमें तो मेरा कुछ न्यू नहीं हुआ ना, जब न्यू था तभी मेरा कम पड़ा। सो सिर्फ फर्स्ट ईयर में आपका इम्पैक्ट आता है, जिसमें 12 से कम हो सकता है, बट सब्सिक्वेंट में कभी भी कम नहीं आएगा until unless you resign from your job and after 1 year again you will join some another company. So उस केस में फिर से फर्स्ट प्रीवियस ईयर चेंज हो सकता है, बट हमेशा नहीं होता। आपको एग्जाम्पल्स अभी कराऊंगी मैं, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Okay. So there are little bit of exemptions relating to this particular statement that whatever income we earned, in the previous year is taxable in the next assessment year. Right? अभी तक हमने यही सीखा है ना कि previous year की income next year assessment year में हमारी taxable होती है। But there are few exemptions to this rule, जिसमें हम ये कहते हैं कि नहीं, we will not wait for the assessment year, instead we will tax that particular person in the same previous year itself। ठीक है, इसमें 5 exemptions होती हैं which is written in your income tax act, कि इन 5 exemptions में अगर कोई भी person लाई कर रहा है तो हम नेक्स्ट असेसमेंट उसका नेक्स्ट जो ईयर आएगा जिसमें हम टैक्स करेंगे असेसमेंट ईयर, उसको हम नहीं करेंगे, हम इंस्टेड उसी प्रीवियस ईयर में जिसमें वो कमा रहा है ना, उसी में उसको टैक्स कर देंगे। तो वो कौन कौन सी एग्जेम्पशंस है? इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग। ठीक है, ये जो रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट का डिस्टिंग्विश है ये हम बाद में सीखेंगे। अभी बस ये नॉन रेजिडेंट को बस दिमाग में रख लो कि द पर्सन हु इज not resident in India means the person is not residing in India, he is a foreigner। ठीक है, एंड वो शिपिंग बिजनेस के लिए यहाँ पे इंडिया में आया है और वो इनकम जनरेट कर रहा है, तो वहां पे गवर्नमेंट विल नॉट वेट फॉर द असेसमेंट ईयर। वो जब शिपिंग से उसकी शिप जाने लगेगी वहीं पे बोलेगी टैक्स पे करके जाओ। ठीक है, क्यों बोलेगी? क्योंकि पता नहीं वो बंदा दोबारा आए ना आए। राइट, वो एनआरआई है, वो यहाँ पे आया, सॉरी नॉट एनआरआई, नॉन रेजिडेंट है, उसकी भी एक डेफिनेशन होती है, नॉन रेजिडेंट है और वो यहाँ पे कोई शिपिंग बिजनेस के लिए आया है। तो जो भी इनकम उसने उस पर्टिकुलर बिजनेस में कमाई है, जितने भी ड्यूरेशन में, हम बोलेंगे अभी टैक्स पे करके जाओ उसका, बाद में पता नहीं तुम आओगे या नहीं आओगे। तो द गवर्नमेंट विल नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, उसको वहीं पे टैक्स कर देंगे। देन income of person leaving India either permanently or for a long period of time। So अगर ऐसा कोई भी person है who has this intention to leave India permanently or for a longer duration of time, वहां पे भी government will say that before leaving India you have to pay taxes to your incomes। क्योंकि आप अब बहुत आपकी इंटेंशन है कि आप परमानेंटली या फिर आप बहुत टाइम बाद आओगे, तो हम तब तक तो वेट नहीं करेंगे ना आपका, आप अभी पे करके जाओ। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि हाउ द गवर्नमेंट विल नो द इंटेंशन। ये गवर्नमेंट विल नो द द इंटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द वीजा एंड बाय चेकिंग ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स। ऐसे ही तो इंडिया नहीं लीव कर सकता ना, प्लेन से करेगा, शिप से करेगा, जैसे भी करेगा उसी टाइम पे उसकी सारी इंटेंशंस, अगर वो कहीं जॉब करने जा रहा है तो दिख रहा है कि वो कहीं बाहर जॉब करने जा रहा है, तो वो अभी 1-2 साल या 3-4 साल में नहीं आने वाला है। या फिर कोई किसी का पीआरआई लेके गया है तो पता है कि वो नहीं आएगा, वो चला गया है यहाँ से, तो उस केसेस में द गवर्नमेंट विल टैक्स दैट पर्टिकुलर पर्सन इन द सेम ईयर इटसेल्फ। देन इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर कोई भी किसी ने अपना बिजनेस सेटअप किया है या फिर कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्संस या बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स मिलकर कुछ चीज शुरू करी और वो बहुत छोटे ड्यूरेशन की थी, वो 12 मंथ्स के लिए भी लास्ट नहीं करी, जस्ट फॉर 4 मंथ्स 5 मंथ्स 6 मंथ्स, तो उस केस में भी गवर्नमेंट विल आस्क देम टू पे टैक्स इन द सेम ईयर, तो वो नेक्स्ट ईयर तक नहीं जाता। देन income of a person trying to alienate his assets with a view to avoid payment of taxes। so अगर ऐसा कोई भी केस है जिसमें गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, जैसे कोई भी स्कैम होता है, वहां पे जब रेड्स वगैरह होती है तो वहां पे उसको बोला जाता है कि आप जल्दी करो, क्योंकि ऐसे दिखता है कि पर्सन कभी भी भाग सकता है
और वो टैक्सेस को बचाने की कोशिश कर सकता है, वो अपनी प्रॉपर्टीज डिस्पोज ऑफ कर सकता है, या कुछ ना कुछ काइंड ऑफ एनी कोई भी फॉल्स प्रैक्टिस फॉलो कर सकता है। तो उस केस में भी गवर्नमेंट बोलेगी दैट यू हैव टू पे टैक्सेस राइट नाउ। देन इनकम ऑफ एनी डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर कोई भी डिसकंटिन्यूड बिजनेस है जिसमें पता है कि इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड, वहां पे भी इट विल नॉट मूव टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, इंस्टेड इट विल बी आस्क्ड टू पे द टैक्सेस इन द सेम प्रीवियस ईयर। ठीक है, सो ये 5 आपके जो एग्जेम्पशंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस, क्योंकि जब आप लोग अपना प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर डिफाइन करोगे, जब आप रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करोगे या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर उसमें ऐसी कोई भी चीज आएगी तो आप रेट्स कौन से लगाओगे? प्रीवियस ईयर के रेट्स। इन सब में कौन से रेट्स लगेंगे? प्रीवियस ईयर के रेट्स। अभी तक हम कह रहे थे कि जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है एट द रेट्स एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर, बट यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं कर रहा है। प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो रही है एट द रेट्स एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर। ठीक है, सो ये सारी जो भी आपकी एग्जेम्पशंस हैं, इनके ऊपर सिर्फ यही सेम लॉजिक चलता है कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि माइट बी द पर्सन विल नॉट पे द टैक्सेस और ही विल नॉट स्टे इन इंडिया till the next assessment year comes, so it's better to charge that particular person in the same year itself. ठीक है, यही सेम लॉजिक के बेसिस पे इन पांचों को उसी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल करा जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वील यस बेटा। मैम could you explain the point again? बेटा जो हमने अभी रूल किया था ना कि हमारी जो सॉरी कि जो भी हम इनकम्स अर्न करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में टैक्स करते हैं, वो रूल इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस गिवन हैं कि उन सर्कमस्टेंसेस में गवर्नमेंट को लगता है कि इट्स बेटर टू चार्ज दैट पर्टिकुलर पर्सन इन द सेम ईयर इटसेल्फ। जो प्रीवियस ईयर है, जिस ईयर में उसने इनकम कमाई है, उसी ईयर में उसको टैक्स कर दो। नेक्स्ट असेसमेंट ईयर का वेट मत करो, क्योंकि वो जो भी पर्सन है वो कुछ हो सकता है कि वो वापस आके टैक्स पे ना करे। ठीक है, इस वजह से अगर कोई नॉन रेजिडेंट आया है, इट मींस ही इज नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया, कोई बाहर से आया है शिपिंग बिजनेस का, तो वो हमारे इंडिया में आके जो भी इनकम कमा रहा है वो इंडिया के लैंड पे कमा रहा है ना, तो इट इज एन इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स। तो गवर्नमेंट कहती है आप शिपिंग बिजनेस के बाद आप घर जा रहे हो, उससे पहले आप टैक्स पे करके जाओ। ठीक है, आप नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करोगे, क्योंकि क्या पता वो बंदा दोबारा आए ना शिपिंग बिजनेस के लिए, राइट। सिमिलरली सपोज मेरी जॉब लग गई है यूके में और मैंने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है, मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं कि मुझे बाहर जाना है, तो मेरी इंटेंशन दिख गई ना दैट आई वांट टू गो देयर परमानेंटली, तो गवर्नमेंट विल से कि ठीक है, अब तक जितनी भी इनकम कमाई है इस साल में इसका टैक्स पे करके जाओ, क्योंकि अब तुम तो पता नहीं कब वापस आओगे, राइट। तो इस वजह से उसमें भी प्रीवियस ईयर में हो जाता है। अगर कोई इनकम ऑफ बॉडीज मींस बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई छोटा स्टार्टअप है, कुछ भी है, आपने उसको बनाया ही शॉर्टर ड्यूरेशन का था। फॉर एग्जाम्पल कि ये बिल्डिंग, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि ये बिल्डिंग आपको बनानी है, तो 6 महीने में आपकी बन गई, अब वो खत्म हो गई, तो गवर्नमेंट कहती है अब 6 महीने और क्या वेट करना है तुम्हें असेसमेंट ईयर के लिए, अभी पे करो हमें, क्योंकि तुम्हारी बॉडी किस लिए बनी थी, just for a shorter the duration, after that it is wind up, तो wind up से पहले आप हमें टैक्स पे कर दो। सिमिलरली अगर कोई ऐसा पर्सन है which appears to avoid taxes to the government, उसमें भी गवर्नमेंट will not wait, गवर्नमेंट कहेगी अभी पे करके जाओ, क्योंकि काफी बार ऐसे रेड्स होती हैं, स्कैम्स होते हैं जिसमें इंटेंशन दिखती है, क्योंकि जैसे आप विजय माल्या का केस देख लो और ये नीरव मोदी का देख लो, इनके केसेस में इनकी जो भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी सीज करनी पड़ी गवर्नमेंट को, क्योंकि पता नहीं वो वहां से बैठे बैठे उनको सेल ऑफ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जहां पे भी कोई ऐसी चीज दिखती है तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं फॉलो करती प्रॉपर रूल कि हाँ नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में इनकी कैलकुलेट करना, गवर्नमेंट कहती है इसी में ही करो इनकी कैलकुलेट। और सिमिलरली इनकम ऑफ एनी डिसकंटिन्यूड बिजनेस, कोई बिजनेस है विच इज डिसकंटिन्यूड, तो व्हाई यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर,
ठीक है, डिसकंटिन्यूड हो गया, तुम अभी पे कर दो, गवर्नमेंट विल नॉट वेट कि आप नेक्स्ट ईयर तक जाओ, अभी पे करो, खत्म करो। क्योंकि जो टैक्स होता है ना, गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना होता है, इट इज वन ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द the organizations. It is the current liability and you cannot just जैसे आप, ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दोगे, आप यू हैव टू पे, इट इज योर लाइबिलिटी। सो उस लाइबिलिटी को आप उसी ईयर में पे करके अपना डिसकंटिन्यू करोगे बिजनेस, ना कि आप नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में वेट करोगे। सो दीज आर द 5 थिंग्स एंड यू डोंट हैव टू गो मच डीपर। ऊपर ऊपर से स्टेटमेंट्स हमेशा दिमाग में रखना कि ये 5 ऐसी हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल होगा, प्रीवियस रेट्स के अकॉर्डिंग, असेसमेंट ईयर में नहीं जाएगा। ये 5 जो लाइंस हैं ये रट लेना सारे के सारे बच्चे, क्योंकि ये ना बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी एक छोटी सी लाइन आ जाती है जिससे सारी कैलकुलेशंस थोड़ी चेंज हो जाती है। तो आपके हमेशा प्रीवियस ईयर के रेट्स भी होते हैं, असेसमेंट ईयर के रेट्स भी होते हैं। तो इस केस में प्रीवियस ईयर के रेट्स होंगे। ये क्यों होते हैं इसका भी रीजन आएगा, क्योंकि एवरी फाइनेंशियल ईयर इज sometimes it is previous year and in the next year it becomes assessment year। हर एक फाइनेंशियल ईयर का ना ड्यूअल प्ले होता है, किसी में वो प्रीवियस ईयर होता है, नेक्स्ट में वो असेसमेंट, ऐसी तो गाड़ी चलती जाती है ना। अब जैसे 2021 इज प्रीवियस ईयर, बट 1920 का वो असेसमेंट ईयर था 2021। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है, कभी वो असेसमेंट ईयर बनता है, फिर वो नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर भी बन जाता है। ठीक है ना, जिसमें आप असेस कर रहे हो उस ईयर में भी तो आप कुछ कमाओगे ना। तो इट कीप्स ऑन गोइंग, तभी होता है फर्स्ट फाइनेंशियल फर्स्ट प्रीवियस ईयर, सेकंड प्रीवियस ईयर, सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर्स, ऐसे हर साल एवरी ईयर हैज अ ड्यूअल रोल टू प्ले। अभी करेंगे, अभी और करेंगे अभी। ठीक है, मुझे क्वेश्चंस कराने हैं आपकी क्लास खत्म होने से पहले। So this is first example. Mr. X starts a new business on 20th October 2020. So tell me quickly, what are the first and second previous years and assessment years in this case? Jaldi write in the comment. Jaldi se likho sab. Mr. X starts a new business on 20th October 2020. So iska previous year kya hoga? No, you don't have to write like that. Write as per the exact dates. It's 1st April 2020 to 31st March 2021. Anyone else? It is previous year, October 20 to 31st March 2021. Right. This is the correct one. 20th October, not just October 2020. It is 20th October to 31st to March 31st 2021. ठीक है बेटा, खाली अक्टूबर नहीं लिखना है। कब से शुरू किया है उसने? 20th अक्टूबर से। तो फर्स्ट जो इसमें प्रीवियस ईयर होगा, इट विल बी लेस देन 12 months because he has started his business during the year. So first previous year will be October 2020 to 31st March 2021. So it will be for itne months, November, December, January, February, March. So 5 months 10 days के लिए इसका previous year था. What would be its assessment year? The assessment year will be immediately next to the previous year. So it will start from 1st April 2021 to March 31, 2022. हमेशा बेटा year, sorry, the dates always you have to write. So 1st April है, इस first को miss नहीं करना है. 31st March, तो 31st को miss नहीं करना है. ठीक है, हमेशा पूरी dates लिखनी है. जैसे यहाँ पे आपको 20 लिखना है. What would be the next second previous year? अब first तो आपका 5 months 10 days का था, but second previous year will be of exact 12 months. So ये आपका second previous year हो गया, जो इसके बाद शुरू हुआ 1st April 2021 to 31st March 2022. अब इस केस में आप देखो, जो एक ईयर एक टाइम पे असेसमेंट ईयर था, नेक्स्ट ईयर वो सेम ईयर आपका प्रीवियस ईयर हो गया. देख रहे हो? So it means the financial year has two roles to play. In one
year it is acting as a assessment year, and in another year it is acting as a previous year. ठीक है, अब जल्दी से मुझे इस एग्जाम्पल का बताओ. बिजनेस इज स्टार्टेड ऑन मार्च 29, 2020. इसमें मुझे फर्स्ट प्रीवियस ईयर बताओ एंड सेकंड प्रीवियस ईयर बताओ. ठीक है, इट इज द बिजनेस इज स्टार्टेड ऑन 29th March 2020. ठीक है, एग्जैक्ट डेट्स के हिसाब से बताओ. 29th March 2020 to 31st March 2020. वेरी गुड मोहम्मद. नेक्स्ट भी बताओ. नेक्स्ट प्रीवियस ईयर. Very good, it's perfectly right. So first previous year is only for how many days? 3 days, right? 29th March से 31st March सिर्फ 3 दिन का previous year है हमारा. ठीक है, and next will be 1st April 2020 to 31st March 2021. Very good. सबने बिल्कुल correct answer दिया इसका. So this will be your answer. That first previous year for 3 days, and then next is assessment is year, the next immediate year for exactly 12 months. Then the same assessment year will become the second previous year, and usse next year is the subsequent assessment. ठीक है, अब example 3 ध्यान से देखना. Mr. Y joins a company as a consultant on 10th February 2020. Before that he is not he is not employed. गलत है, employed. What are the first and second previous years and assessment years? ठीक है, जल्दी बताओ इसका आंसर. Mr. Y joins a company as a consultant on February 10, 2020 और इससे पहले he was not employed. Okay, Tannu, perfect. Noor Ahmed, it's wrong. You cannot pass 31st March 2020. Yes. So it will be 2020 only. Yes. 10th Feb 2020 to 31st March 20. Very good, Ananya. Shubham has also correct. Neha correct. Shruti wrong. Then this is Shivika bhi theek hai. Manan theek hai. Aksa ka bhi theek hai. प्रीति का भी ठीक है. खुशी का भी ठीक है. सो आप कभी भी 31st मार्च को क्रॉस नहीं कर सकते. आपको 31st मार्च को उसको खत्म कराना पड़ेगा. सो इट विल बी एंटायरली फॉर हाउ मेनी 1 month 21 days, राइट. सो आपका एक छोटा सा प्रीवियस ईयर है, उसके बाद आपका असेसमेंट ईयर है पूरा 12 months का, और सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर आपका पूरा सेम 12 months का हो जाएगा. ये सेम हो जाएंगे आपके. And then next is your assessment. चलो ये भी जल्दी से बता दो. Mr. Z set up a new business on March 30, 2020. He wants to close down his first book of accounts on March 31, 2021. He wants to adopt the period commencing on March 30, 2020 and ending on 31st March 21 as previous year. Can we do so? The question is, can we close his previous year starting from 30th March 2020 till 31st March 2021? Is it allowed? No, ma'am. No. So in this case, what will be the previous year? Very good. So what would be the previous year? 30th March 2020 to 31st March 2022. Very good. So it will be just for 2 days. So इस चीज को हम बिल्कुल रट लेंगे कि हम कभी भी 31st मार्च को क्रॉस नहीं करेंगे, चाहे वो 1 दिन का हो, चाहे 2 दिन का, चाहे 3 दिन का, चाहे कितने भी डेज का हो, चाहे वो आवर्स में डिफरेंस हो, बट वी विल नेवर स्किप 31st मार्च एवर. सो हमें हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट प्रीवियस ईयर कम हो सकता है, बट उसके बाद के कोई भी प्रीवियस ईयर कम का नहीं होगा. ठीक है, सो ये आप देख लेना. इट्स द आंसर्स. सो अ फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज हैज अ डबल रोल टू प्ले. ठीक है,
So this is for your understanding. We have already discussed this. What is the time right now? Just a minute. Let me stop it. अभी